हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 21। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की है, ये 9th क्लास की है। ओके, हिंदी मीडियम की है और 21 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है, यानी कि फ्राइडे की। और चैप्टर जैसा कि हम जानते हैं बेटा क्या चला हुआ है 2 वीडियो से, हमारा जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, उसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा? पहले में पढ़ा हमने कोशिका होती क्या है, इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने जाना था कि कोशिका के जो अंग होते हैं उसमें जो क्या थी, केंद्रक कोशिका झिल्ली, उसके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे उसके दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि क्या है, केंद्रक। ठीक है, और केंद्रक के अंदर जो पाए जाते हैं गुणसूत्र, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो जिज्ञासा यहाँ पर क्या कर रही है बेटा? जिज्ञासा ने प्याज की झिल्ली और कपोल की अस्थायी स्लाइड बनाई। ठीक है, कपोल क्या होता है बेटा? जो तुम्हारी ये चीक होता है, ठीक है, गाल होता है, तो उसकी जो अंदर की सॉफ्ट स्किन होती है, ठीक है, वो ली। ठीक है, तो ये वही कोशिकाएं हैं उसी की, और एक स्लाइड बनाई प्याज की। ठीक है, प्याज का बहुत पतली सी स्लाइस काटी और उसको क्या किया बेटा? एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, तो उसको देखने में कुछ ऐसे दिखाई दी। ठीक है, जो प्याज की कोशिका थी बेटा वो इस तरीके की दिखाई दी, और जो गाल की थी या कपोल की कहो तो वो इस तरीके की दिखाई दी। अब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है बेटा, तुम्हें दिख रही होगी डॉट डॉट से, डार्क डार्क स्पॉट जो दिख रहे हैं, ठीक है, गहरे गहरे बिंदु। तो यही वो ज्ञान से पूछ रही है कि ज्ञान, इन चित्र में ये गहरे बिंदु क्या हैं और इनका क्या कार्य है। ठीक है, तो इसके बारे में ज्ञान क्या बताता है कि दीदी इन्हें केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था बेटा अपनी लास्ट वाली वीडियो में कि यहाँ क्या होता है, कोशिका होती है, कोशिका के चारों तरफ क्या होती है, कोशिका झिल्ली, और उसके बीच में होता है कोशिका द्रव्य, और उसके भी बीच में क्या होता है, एक केंद्रक होता है, जो वो यही वाला डॉट है जो तुम्हें गहरा गहरा दिखाई दे रहा है, वो यही है। ठीक है, तो ये क्या है, केंद्रक है। ठीक है, और केंद्रक यहाँ पे देख सकते हो बेटा आप, तुम डायग्राम में बड़ा दिखाया हुआ है तुम्हें केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक में क्या क्या है बेटा? ये तुम्हारा पूरा केंद्रक है, इसके चारों तरफ एक केंद्रक झिल्ली है। जैसे कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली थी, तो ये देखो तुम मोटी सी तुम्हें दिखाई दे रही है पर्पल डार्क कलर की, ये क्या है, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, इस केंद्रक झिल्ली में तुम्हें छोटे छोटे से छिद्र भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इन छिद्रों से क्या होता है बेटा? जो इसके अंदर मटेरियल होता है और जो कोशिका द्रव्य में बाहर मटेरियल होता है, वो अंदर और बाहर आता जाता रहता है। ठीक है, तो ये होता है पूरा, ये तुमने देख लिया। और इसी में बेटा ये जो तुम्हें क्रॉस क्रॉस में दिख रहे हैं, ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और ये कोशिका का केंद्रक है। ठीक है, कौन सा? ये मतलब ये पूरा कोशिका का केंद्रक है। ठीक है, ये गुणसूत्र हैं, ये केंद्रक झिल्ली है, और केंद्रक झिल्ली में ये छिद्र हैं। ओके, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है केंद्रक के बारे में बेटा? तो केंद्रक क्या है? केंद्रक के चारों तरफ एक कोशिका मतलब केंद्रक झिल्ली की परत होती है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो हमने देख लिए। इन छिद्रों से कोशिका द्रव अंदर बाहर आता रहता है। ठीक है, इसे कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं। किसको? केंद्रक को कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है या मस्तिष्क। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है और निर्देशित करता है, यानी कि जो क्या कार्य होंगे, क्या नहीं होंगे, या कैसे होंगे, कब होंगे, ये सब जो है कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक। ठीक है, तो यह कोशिका में अनेक कार्य करता है, जैसे कि, और खुद भी ये कार्य करता है। जैसे तुम समझो बेटा, पूरा देश है हमारा, उस देश को कौन कंट्रोल कर रही है? सरकारें कर रही हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? केंद्रीय सरकारें बोल देते हैं ना, तो केंद्र सरकार बोल देते हैं इस तरीके से। तो जो केंद्र में बैठी होती है, तो केंद्र वाले क्या करते हैं, पूरे के पूरे उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यह कोशिका में अनेक कार्य खुद भी करते हैं वो, तो ऐसे ये भी खुद कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि आनुवांशिक संरचना करनी हो। ठीक है, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन किस लिए होता है बेटा? जब हमने पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में कि कोशिकाओं का विभाजन भी होता है। जो नई कोशिकाएं बनती है वो पुरानी से ही बनती हैं, तो कैसे बनती है वो? विभाजन से बनती है। ठीक है, पुरानी कोशिकाओं के। तो कोशिका का विभाजन में भी यही कार्य करता है। डीएनए होता है जो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये डीएनए क्या है बेटा आगे। और आरएनए या राइबोसोम्स का उत्पादन कौन करता है? यही करता है। ठीक है, केंद्रक। और कोशिका की वृद्धि, जो डिवीजन हुई थी, जो विभाजन हुआ था कोशिका का, उसकी वृद्धि भी होएगी, बड़ी भी होएगी वो, तो क्या होएगा बेटा? उसमें भी ये मदद करता है। ठीक है, प्रोटीन और एंजाइम जो बनते हैं, जैसे बेटा जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ एंजाइम होते हैं, जो कि जैसे तुम पाचक रस सुना होगा तुमने, या तुम्हारे मुंह में क्या होती है, लार निकलती है, लार ग्रंथि से, तो ये सब एंजाइम से निकलते हैं। तो ये कहाँ से बनते हैं? इनको बनाने में भी ये क्या नाम है, केंद्रक हमारी मदद करता है। ठीक है, तो केंद्रक के कितने सारे कार्य हो गए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्रेन भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रही है जिज्ञासा ज्ञान से, कि ज्ञान ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो हमने अभी बेटा ऊपर पढ़े थे। ठीक है, वो इस तरीके के स्ट्रक्चर। तो ये गुणसूत्र और क्रोमोसोम क्या होते हैं और इनका क्या कार्य होता है? ठीक है, तो वो क्या बता रही है, क्या बता रहा है दीदी
केंद्रक में एक उलझे धागे जैसी संरचना होती है। ठीक है, तो ये देखो उलझे जैसे धागे हैं, ये इस तरीके की संरचना पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि केंद्रक के अंदर। ठीक है, तो इसको हम क्रोमेटिन पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, जो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो जो ये क्रोमेटिन पदार्थ होता है, ये धागे जैसे होते हैं, ये किसके बने होते हैं? डीएनए के और प्रोटीन से बने होते हैं। अब कोशिका विभाजन की शुरुआत में और जब बेटा कोशिका विभाजित होती है तो ये क्रोमेटिन पदार्थ जो होते हैं कई लंबे जोड़ों में बदल जाते हैं। ठीक है, जो जोड़े हमने जैसे तुम इस तरीके के देख रहे होंगे, ये तो इस जोड़े में बदल जाते हैं और धीरे धीरे ये इस तरीके के बन जाते हैं, जैसे ये क्रिस क्रॉस में तुम देख रहे हो। ठीक है, तो इन्हीं को ही क्या बोला जाता है? गुणसूत्र बोला जाता है। ठीक है, किनको? जो क्रोमेटिन पदार्थ जो केंद्रक के बीच में पाया जाता है धागानुमा संरचना का, जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये क्या होते हैं? एक इस तरीके से लंबे लंबे जोड़ों में बदल जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फिर गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक जो कोशिका हमने पढ़ी थी बेटा, जिसमें क्या होता था? केंद्रक कुछ इस तरीके का होता था, जैसे किचन में गेट नहीं होता उस तरीके का। इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता, ये कितना है, कितने में फैला है, कितने में नहीं। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है। ठीक है, और उस अस्पष्ट केंद्र मतलब केंद्रक को हम केंद्रक ना कह के केंद्रकाय बोल देते हैं। ठीक है, इसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ ही पाया जाता है और ठीक है, जो ये सब स्ट्रक्चर है ये इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, किसी जीव इसमें मतलब कि केंद्रिका नहीं पाई जाती। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि इस तरीके का होता है प्रो यूकैरियोटिक में, उसके बीच में एक और पाई जाती है जिसको हम केंद्रिका बोल देते हैं। ठीक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी पाई जाती है, तो ये इसमें नहीं पाई जाती प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, तो किसी जीव के कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अब कोशिका का केंद्रक है जो, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं? क्रोमेटिन से ही। तो वो गुणसूत्र मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम्स और हिंदी में बेटा गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो किसी जीव के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, कि किसके अंदर, किस जीव के अंदर कितने मतलब कि गुणसूत्र हैं वो पहले से ही निश्चित है। जैसे हमारे अंदर कितने हैं या किसी अन्य जीव जंतु के अंदर कितने हैं, तो वो सब निश्चित है पहले से ही। तो हमारे अंदर यानी कि मानवों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है बेटा? 46 है। ठीक है, या फिर कह सकते हो 23 जोड़े हैं, यानी कि दो दो को एक साथ काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे? 23 जोड़े हो जाएंगे, और सिंगल सिंगल काउंट करोगे तो 46 हो जाएंगे। ठीक है, क्रोमेटिन पदार्थों में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये बेटा जीन क्या होता है? हमने क्या कहा था? जो क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं वो किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। मान लो ये क्रोमेटिन पदार्थ हैं। ठीक है, ये किसके बने हैं बेटा? डीएनए के बने हैं। मान लो इनमें डीएनए है यहाँ पर। ठीक है, तो इन डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई है, ठीक है, मतलब कि जो इस डीएनए में काम करती है जो इकाई, उसको क्या बोलते हैं बेटा? जीन बोलते हैं। ठीक है, तो जीन कहाँ मिला? डीएनए में, और डीएनए कहाँ मिला? क्रोमेटिन में। ठीक है, और क्रोमेटिन से क्या बनते हैं? गुणसूत्र बनते हैं। ठीक है, तो ये याद रहेगा ना कि कहाँ पर पाए जाते हैं ये जीन। आप डीएनए कहो चाहे क्रोमेटिन कहो, मतलब कि या गुणसूत्र कहो, ठीक है, एक ही बात है। तो गुणसूत्रों पर मौजूद जीन डीएनए अणुओं से बने होते हैं। ठीक है, तो जो गुणसूत्र थे, जो क्रोमेटिन के बने हुए थे, ये इसके बने हुए जो गुणसूत्र थे, इन गुणसूत्रों में जो डीएनए के अणु होते हैं, ठीक है, उन पर ये क्या होते हैं? क्या नाम है? जीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है? नई कोशिका बनाने और कोशिका का संगठन करने की सभी सूचनाएं होती हैं। यानी कि जिसके अंदर जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनके अंदर क्या क्या गुण आने चाहिए या उसको मेंटेन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उन सभी के बारे में सूचनाएं होती हैं। ठीक है, इनके अंदर। और गुणसूत्रों में आनुवांशिक संकेत और गुण भी होते हैं। ठीक है, और जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे तुम देखते होंगे कि किसी की शक्ल हूबहू अपने पापा से मिलती है, मम्मी से मिलती है, या किसी की आंखें मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये मतलब कि तुम्हारे गुण मिलते हैं अपने माता पिता से, वो कैसे मिल पाते हैं? जब कोशिका का विभाजन होता है बेटा, तो उस टाइम पर क्या होता है? कुछ गुण जीन्स जो होते हैं वो इसमें चले जाते हैं। ठीक है, कुछ इसमें रह जाते हैं, तो जोन जोन से चले जाते हैं। मान लो किसी की आंखें मैच करती है अपनी मम्मी से, तो हो सकता है जो उनके जीन थे वो उस टाइम पर गुणसूत्र थे वो इसमें आ गए हों, जो विभाजित होकर नई कोशिका बनी। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं ये गुणसूत्र के द्वारा, जो भी मतलब कि गुण होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, तो ये थी बेटा आज की हमारी कि केंद्रक होता क्या है, इसका क्या कार्य है। तो ये पूरा का पूरा मेन पार्ट है कोशिका का। ठीक है, जो कंट्रोल करता है पूरी कोशिका में क्या क्या कार्य होंगे। ठीक है, अब कुछ बेटा क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या अंतर होता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक केंद्रक है उसमें क्या अंतर होता है? तो हमने अभी पढ़ा था बेटा कि क्या होती है, एक मतलब कि उसमें जो केंद्रक होता है किसी एक में तो स्पष्ट होता है और एक में स्पष्ट नहीं होता, यही मेन डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन उसको लिखोगे कैसे प्रॉपर तरीके से?
कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के चारों तरफ क्या केंद्रक झिल्ली नहीं होती, ठीक है, हमने अभी देखा, इसीलिए वो क्या है, उसका जो अक्षेत्र है वो स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जिसके कारण इन कोशिकाओं का केंद्रकीय अक्षेत्र पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता, ठीक है, यानी कि जो इनका केंद्र का क्षेत्र है वो पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता। लेकिन जो यूकैरियोटिक होते बेटा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है, जिसके कारण इनके केंद्रक का क्षेत्र पूर्णतः स्पष्ट होता है, ठीक है। अब बेटा इस अस्पष्ट क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। बस इसमें क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन पदार्थ होता है, जो क्या रखता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गुणसूत्र ले जाए जा, मतलब कि जो गुण जाते हैं वो इनके थ्रू जाते हैं, ठीक है। बस यही विद्यमान होता है इसमें प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। तो इस क्षेत्र को केंद्रकाय कहा जाता है, और ठीक है, जो ये अस्पष्ट सा था बेटा, तो इसको हमने केंद्रक ना बोल के केंद्रकाय बोल दिया था, ठीक है। और इसमें केंद्रक में एक केंद्रिका होती है, ठीक है, इसके केंद्रक में क्या होती है, केंद्रिका, जो तुम्हें यहाँ दिख भी रही होगी, ठीक है, यहाँ पर देखो ये केंद्रिका दिख रही, लेकिन इसमें कोई ऐसी केंद्रिका नहीं होती और ना खुद ये स्पष्ट होता है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, मान लो मैं ये बाउंड्री ना बनाती इधर बिल्कुल भी, और बस एक केंद्रक बना देती, तो तुम्हें पता चलता है ये कहाँ तक है, ठीक है। तो इसलिए बाउंड्री का होना जरूरी है। ऐसे ही केंद्रक झिल्ली न होने के कारण केंद्र का कुछ भाग कोशिका द्रव्य में भी फैला होता है। तो बेटा अब तुम ये पता ही नहीं लगा सकते कि कहाँ तक है ये केंद्र का, ये पूरा देखो, ये बीच में क्या है, कोशिका द्रव्य, बीच में केंद्रक होता है, चारों तरफ कोशिका झिल्ली है, 3 भाग होते हैं कोशिका के। तो जो केंद्रक है वो कोशिका द्रव्य के साथ ही मिक्स होता है, इसी में फैला होता है, पता नहीं लगा सकते कहाँ तक फैल रहा है, ठीक है। तो ये तीसरे में यही लिख रहा है। लेकिन जो ये होता है इस वाले में बेटा क्या होता है, यूकैरियोटिक में कोशिकाओं में केंद्रक धुरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। तो देखो बेटा इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है तुम्हें अलग ही, ठीक है, लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा कहाँ तक है। तो ये कोशिका द्रव्य है जो भी सारा इधर खाली दिख रहा है तुम्हें, इसमें भी काफ़ी सारे वो होते हैं बेटा, ऑर्गन्स, मतलब कि ऑर्गेनेलेज होते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, कोशिकांग बोल देते हैं इनको हिंदी में, ठीक है। अब बेटा इसके चारों तरफ तुम ये लेयर देख रहे हो, जो तुमने पहले भी देखी थी, वो थोड़ी सी थिक होती है, यानी कि उसका आंतरिक भाग भी होता है और बाह्य भाग भी होता है। तो 2 तरीके की लेयर हो गई, तो उसको धोरी झिल्ली बोल दिया, ठीक है। तो धोरी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं, जहाँ से क्या होता है, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल हो गया या ये द्रव हो गया, ये बाहर अंदर आते जाते रहते हैं, ठीक है, केंद्रक के। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए, और डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए और कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं वो बताइए। तो बेटा इनका पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अब बेटा ये कहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। हमने अभी पढ़ा कैसे पाया जाता है, क्योंकि जो क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं वो किसके बने होते हैं, डीएनए के ही बने होते हैं, ठीक है, और प्रोटीन के। तो ये कहाँ पाया गया, कोशिका के केंद्रक में, ठीक है। और कहाँ पर, धागानुमा संरचना की, आकार की जो संरचना थी जिसे क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं, उसमें पाया जाता है ये, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लेकिन क्या होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होने के कारण ये क्रोमेटिन पदार्थ जो होते हैं, धागानुमा संरचना कोशिका द्रव्य में तैरती रहती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या होता है, डीएनए इन क्रोमेटिन पदार्थ में विद्यमान होता है, तो वो भी तैरता रहता है, ठीक है। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका कि मानवों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और जीन क्या है और कहाँ स्थित होते हैं, ठीक है। तो मानवों में गुणसूत्रों की संख्या हमने पढ़ी थी 46 होती है या फिर 23 जोड़े होती है, ठीक है। जोड़े में बोलोगे तो आपको 23 बोलना है, नहीं तो 46 बोलोगे। अब बेटा जीन क्या है, जीन क्रोमेटिन पदार्थ में उपस्थित डीएनए के क्रियात्मक खंड हैं, ठीक है, या क्रोमेटिन पदार्थ में उपस्थित डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था क्रोमेटिन पदार्थ किसका बना है, डीएनए का, और डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है जो कार्य करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। ये जीन कहाँ है बेटा, डीएनए के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं बेटा, गुणसूत्रों पर मौजूद होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, देखो सबसे पहले क्रोमेटिन होते हैं, ठीक है, सेल विभाजन के टाइम पर ये क्या बोलते हैं, और ये बेटा किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, ठीक है। और डीएनए के अंदर बेटा क्या होते हैं, जीन होते हैं। सेल विभाजन के टाइम पर ये क्या हो जाती हैं, क्रोमोसोम बन जाती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर फिर कोशिका के अंदर ये डीएनए कहाँ पर हुए, क्रोमोसोम में हुए ना, क्योंकि क्रोमोसोम किसके बने हैं, क्रोमेटिन के, और क्रोमेटिन में क्या है, डीएनए है। तो ये कहाँ पाए जाएंगे गुणसूत्र, ये गुणसूत्र नहीं, जीन, जीन कहाँ पाए जाएंगे, गुणसूत्रों पर मौजूद पाए जाएंगे। इन गुणसूत्रों पर डीएनए आ जाता है, इन डीएनए में जीन होते हैं, ठीक है।
इनके अंदर नई कोशिका बनाने व कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। ठीक है, जो नई कोशिका ये बन रही है अब सेल डिवीजन के टाइम पर, जब ये क्रोमोसोम बने थे तो ये नई कोशिका बनेगी। ठीक है, तो इन जीन के अंदर बेटा क्या होते हैं, इस कोशिका के निर्माण के लिए या कोई भी इसके अंदर जो गुण लाने, वो सारी सूचनाएं विद्यमान होती हैं। ठीक है, अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका कि केंद्रक के 2 कार्य लिखो। केंद्रक के कार्य क्या है बेटा, काफ़ी सारे कार्य हैं इसके। तो केंद्रक कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं बेटा, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। आपके खाने का विखंडन हो गया, भोजन का विखंडन हो गया। ठीक है, या फिर क्या होता है कि आपके जो एंजाइम होते हैं, जो बनते हैं, जो क्या करते हैं, आपके भोजन के विखंडन में ही मदद करते हैं। तो उनको भी शरीर में, जैसे कि लार ग्रंथि से लार निकलती है, या पाचक रस निकलते हैं, यकृत लीवर से क्या निकलते हैं, बाइल जूस निकलता है। तो ये सारे क्या एंजाइम है। तो ये एंजाइम बनाने के लिए जो क्रियाएं होती हैं, या ब्रेक डाउन करने के लिए फूड के जो क्रियाएं होती हैं, वो होती हैं उपापचयी क्रियाएं। ठीक है, तो इन सभी को कौन नियंत्रित करता है, केंद्रक। और साथ ही हमने अभी पढ़ा है आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का कार्य भी करता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हो बेटा आप कि इसके अलावा यह आनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, डीएनए आरएनए का उत्पादन, कोशिका की वृद्धि, प्रोटीन व एंजाइम संश्लेषण, ठीक है, आदि का कार्य भी करता है। इसीलिए इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।